हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जेबी से अभी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हम यहाँ बात करें जेबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस जो बैंकिंग क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 11 है। यहाँ छोटा अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमारे पास दो प्रकार की कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म कोर्स है, दूसरा इन डेप्थ वीडियो। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपके पास समय कम, मान लेते हैं कि 10 मिनट के भी आप समय निकाल के पढ़ते हैं तो आराम से पेपर को पास कर पाएंगे। ठीक है। वीडियो लेक्चर की जो लेंथ होती है 16 घंटे की लेंथ होती है। तो अगर आप एक दिन का भी समय निकाल के पढ़ते हैं तो आराम से आपका एक पेपर पूरा अच्छे से हंसते खेलते हुए पास हो जाएगा। अच्छा, दूसरा इन डेप्थ वीडियो उनके लिए होता है जो 75% नंबर एंड अबव के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, तो बहुत ही फायदेमंद कोर्स है। आपको यहाँ पे हर दिन 1 घंटे का समय निकाल के देना चाहिए और 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का कोर्स है। आराम से यहाँ पे आप 75% नंबर ला सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है। केस स्टडी का वीडियो 4,500 क्वेश्चन में 30 मॉक टेस्ट रिवीजन नोट से। यहाँ पे जो वैलिडिटी 6 महीने, यहाँ वैलिडिटी होगी लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स का दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, काउंटिंग का दाम 1,000 रुपये, दाम 1500 रुपये, लीगल है दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, कॉम्पे का दाम 2,000 रुपये, दाम है 3,000 रुपये। अब आइए सबसे पहले सवाल के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट अकाउंट्स विथ रेसिडेंट्स कैन बी ओपनड बाय नॉन रेसिडेंट इंडियंस। पहला बात क्या है, आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, किसके साथ करना चाहते हो? भारतीय निवासी से, जो भारत में रहते हैं उनके साथ। ठीक है, यानी इंडियन नागरिक के साथ। ठीक है, और यहाँ पे आप ओपन करना चाहते हो, यहाँ पे कौन है? नॉन रेसिडेंट इंडियन के साथ आप ओपन करना चाहते हो, एनआरई के साथ। ये ऑप्शन है एफसीएनआरबी, बी ऑप्शन है एनआरई, सी ऑप्शन है एनआरओ, डी ऑप्शन है एनआर अकाउंट। तो एफसीएनआरबी बेसिकली डॉलर्स के टर्म में हो, मतलब फॉरेन करेंसी में होता है। मैं ऐसा बोलता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये फॉरेन करेंसी का अकाउंट है। कौन सा है? ये सारी जो है आपकी फॉरेन करेंसी वाली अकाउंट है। ठीक है, तो बेसिकली फॉरेन करेंसी का अकाउंट है एफसीएनआरबी, और ये भी वही है। ठीक है, बट एनआरओ ये इंडियन रुपीज़ वाला अकाउंट है, तो इसमें आपको ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एनआर को बोल के अकाउंट नहीं होता। आई होप आप समझ गए होंगे। तो एफसीएनआरबी, एनआरई, एनआरओ और एनआर करके अकाउंट है, तो आप बिल्कुल जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है एनआरओ। ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो यहाँ पे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कैन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ए बैंक कैन स्टॉप अकाउंट ऑफ ए कस्टमर। बोलता किस कारण से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बोलता किस कारण से आपका जो किस कारण से बैंक जो है आपके अकाउंट को क्या कर सकता है? स्टॉप या क्लोज कर सकता है कस्टमर का। ये ऑप्शन है वेयर ए कस्टमर रेगुलरली बेसिस वेयर ए कस्टमर रेगुलरली ड्रॉज चेक्स विदाउट सफिशिएंट बैलेंस इन द अकाउंट। जहाँ कहीं भी कस्टमर जो है पैसा विड्रॉ करता है बिना सफिशिएंट बैलेंस रखे हुए अकाउंट को, तो इस तरह के अकाउंट को आप क्या करेंगे? ब्लॉक कर सकते हैं, या सॉरी स्टॉप कर सकते हैं अकाउंट को, या क्लोज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको कस्टमर बार बार आता है, चेक ड्रॉ करता है और उसमें बैलेंस ही नहीं रहता है, तो इस तरह के अकाउंट को आप स्टॉप या क्लोज कर सकते हैं। दूसरा बी ऑप्शन आएंगे वेर ए कस्टमर इश्यूज द चेक्स एंड फ्रीक्वेंटली स्टॉप्स पेमेंट ऑफ द चेक सच चेक्स। अब ऐसे भी कस्टमर होते हैं जिन्होंने चेक तो इशू कर दिया बट फटाफट वो क्या करते हैं? स्टॉप पेमेंट कर देते हैं। चेक इशू कर दिया, फटाफट स्टॉप पेमेंट कर दिया। तो इस तरह के कस्टमर के अकाउंट को क्या करेंगे? बैंक इस तरह के अकाउंट को अकाउंट स्टॉप भी कर सकती है, क्लोज भी कर सकती है। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन में आएंगे वेर ए कस्टमर एक्ट्स इन द मैनर डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक। यानी बैंक को ये लगता है कि जो कस्टमर का जो इंटरेस्ट बैंक के अहितकारी में, बैंक के हित में नहीं है, बैंक के अगेंस्ट में है, तो इस तरह के अकाउंट को क्या करेगी कस्टमर? बैंक क्या करे? बिल्कुल इस तरह के अकाउंट को कस्टमर बैंक जो होता है बंद कर देगा या स्टॉप कर सकता है। ये बात भी सही है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल द एबव। इन तीनों सिचुएशन में बैंक अकाउंट बंद कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, क्लोज कर सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। अब हम आएंगे तीसरे सवाल पे। यहाँ आप देखिएगा, तो यहाँ बोला कि बी वॉज हैविंग एन अकाउंट विथ यूनिवर्सल बैंक। बी गॉट कन्फर्मेशन फ्रॉम बी, सॉरी बैंक गॉट कन्फर्मेशन फ्रॉम बी द बैलेंस ऑफ द इन द अकाउंट। लेटर बी ब्रॉट to bank's notice that two forged checks have been debited to his account. Bank however claimed that the customer, बैंक ने क्लेम किया, ठीक है, बैंक however claimed that the customer has already confirmed the balance। सुनिएगा ध्यान से। बी बोलता है, बी का एक अकाउंट है यूनिवर्सल बैंक में, बी को कंफर्मेशन मिला, सॉरी बैंक को कंफर्मेशन मिला बी से कि उसका बैलेंस अकाउंट में क्या है। बाद में बी ने बैंक के नोटिस में लाया कि यहाँ पे 2 फोर्ज चेक यानी नकली चेक लगा के उसके अकाउंट के बैलेंस निकाल लिए गए। बैंक ने क्लेम किया कि कस्टमर ने ऑलरेडी कंफर्म किया हुआ था बैलेंस। अब यहाँ ए ऑप्शन देखिए, बैंक इज नॉट लायबल एज अ कस्टमर ऑलरेडी कंफर्म्ड बैलेंस। बोलता है कि बैंक जो है यहाँ पे किसी भी प्रकार से लायबल नहीं होगा क्योंकि कस्टमर ने ऑलरेडी यहाँ पे क्या किया? बैलेंस को कंफर्म कर दिया। क्या बात सही होगा या नहीं होगा? अब बताइए इस केस में क्या लगता है? ये
ऐसा कुछ नहीं होता, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। बैंक बिल्कुल लायबल है। नोट यहाँ नोट लग गया ना, अगर बैंक नोट नहीं रहता तो सही हो जाता, यहाँ नोट लगने की वजह से ये गड़बड़ हो गया। बैंक बिल्कुल 100% लायबल है, भले कस्टमर ने कन्फर्म क्यों ना कर दिया हो बैलेंस। भाई नकली चेक फॉर्जरी हो रहा है, नकली चेक डाल के पैसा निकाल, बैंक तो 100% ठीक लायबल है। बी ऑप्शन, दो कस्टमर्स इज राइट बट आफ्टर कन्फर्मिंग द बैलेंस ही कैन नॉट गॉट द एंट्री रिवर्स्ड। बोलता है बात तो सही है, कस्टमर यहाँ अपनी जगह सही है, बट उसने चूंकि कस्टमर ने कंफर्म कर दिया बैलेंस, इसलिए उसकी एंट्री रिवर्स नहीं हो सकती। ये कौन सा लॉजिक है? ये कोई लॉजिक होता है कि आप ही सोचो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता, ये प्योर गलत लॉजिक है। ठीक है। सी ऑप्शन, बैंक इज लायबल फॉर द फोर्स्ड चेक एंड इट हैज़ टू रिवर्स द एंट्री। बिल्कुल बैंक लायबल है फोर्स चेक के लिए, नकली सिग्नेचर मार के को निकाल लेता है पैसा, या नकली चेक होकर निकाल लेता है, तो बैंक इसमें 100% लायबल है और बैंक को पूरा एंट्री रिवर्स करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही आंसर है ये। डी ऑप्शन, बैंक एंड द कस्टमर हैव टू शेयर द लॉस ऑन प्रोरेटा बेसिस। बोलते हैं बैंक और कस्टमर को शेयर करना पड़ेगा लॉस प्रोरेटा बेसिस। कुछ लॉस ऐसा नहीं होता कि शेयर करना पड़ता है, ऐसा होने लगा तो कोई भी आदमी बैंक में अकाउंट ही नहीं खोलेगा। ठीक है, ये ऑप्शन ही गलत है आपका। सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। आदमी बैंक में अकाउंट खोलता है क्यों? सेफ्टी के लिए खोलता है, सिक्योरिटी के लिए खोलता है। अगर वही नहीं मिलेगा तो फिर कोई बैंक में अकाउंट क्यों पैसा रखेगा? सही है, सही ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, यहाँ समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई ए कस्टमर ऑफ बैंक बी यूज टू हैंड ओवर चेक्स इन हिज फेवर for deposit in his account to an employee of the bank who withdrew the money of the check from the drawer's account maintained with that bank and misappropriated. When the fact came to notice of why, he asked the bank to make good the loss as the employee was on the roll of the bank refused to companies वाई। बोलता है कि वाई एक कस्टमर बैंक बी का जिसने अपना चेक को हैंडओवर कर दिया, ठीक है, जो बैंक का एम्प्लॉय होता है, ठीक है, और वो भी उसके फेवर में, ठीक है, और उसने पैसा विड्रॉ भी कर लिया चेक और मिस अप्रोप्रिएट कर लिया, ठीक है। बाद में नोटिस आया बैंक वाई को, यानी पहले समझिएगा बात को, बैंक जो वाई था वो कस्टमर है किसका? बैंक बी का। उसने चेक किसको दिया? चेक दिया, चेक उसी के फेवर में था, एक्चुअली चेक उसी के फेवर में था, और दिया किसी के एम्प्लॉय को बैंक का, और उस एम्प्लॉय ने मिस अप्रोप्रिएट करके पैसा निकाल लिया उस चेक से, क्योंकि जो ड्रोअर का अकाउंट था वो भी इसी बैंक के साथ मेंटेन था, मतलब ठीक है। अब यहाँ पे फैक्ट बाद में वाई नो को पता चला, बैंक को बताया ऐसा ऐसा नुकसान हो गया मेरा, और एम्प्लॉय चूंकि आपका ही बैंक का पेरोल पे है, तो बैंक ने बाद में बोलता है कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। बैंक ने बोला कि रिफ्यूज़ कर दिया कंपनी वाई को पैसा पे करने से। अब ये ऑप्शन क्या आता है कि वाई हैज़ द राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट द बैंक। वाई के पास क्या राइट है बैंक के पास प्रोसीड करने के लिए? बी ऑप्शन, वाई हैज़ द राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट द बैंक एंड ऑल्सो इंडिविजुअली अगेंस्ट द एम्प्लॉय। मैं वाई के पास अधिकार है कि वो प्रोसीड कर सकता है बैंक के अगेंस्ट भी और एम्प्लॉय के अगेंस्ट भी। सी ऑप्शन, बैंक इज नॉट लायबल सिंस द हैंडलिंग ओवर द चेक टू द बैंक एम्प्लॉय द बैंक हैड नेवर ऑथोराइज द एम्प्लॉय। बोलता है बैंक यहाँ पे लायबल किसी प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि आपने चेक खुद हैंड ओवर किया है बैंक एम्प्लॉय को, और बैंक ऐसा कभी बोलता नहीं है करने के लिए, अब बैंक कभी भी ऑथराइज नहीं करता है एम्प्लॉय को काम करने के लिए। डी ऑप्शन है, बैंक इज नॉट लायबल फॉर द एक्शन ऑफ इट्स एम्प्लॉय। बैंक किसी प्रकार से लायबल नहीं होगा जो भी एक्शन होगा उसके एम्प्लॉय के ऊपर, इवन व्हेन दीज आर ड्यूरिंग द बैंकिंग आवर्स एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द बैंक। बैंक किसी प्रकार से लायबल नहीं होगा एम्प्लॉय के एक्शन के लिए, भले ये सारा काम बैंकिंग आवर में क्यों ना हो, चाहे बैंक के बिहाफ में क्यों ना हो। क्या होगा इसका सही ऑप्शन बताइए? तो बोलता है इस केस में सही ऑप्शन होगा ये होगा कि बैंक किसी प्रकार से लायबल तो है नहीं, चेक जो है हैंड ओवर किया गया है बैंक एम्प्लॉयज़ को, बैंक किसी प्रकार से लायबल नहीं होता मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि आपने चेक हैंड ओवर किया बैंक एम्प्लॉय को, बैंक कभी बोलता ही नहीं करने के लिए, ना बैंक ने किसी को ऑथोराइज किया एम्प्लॉय को। बात बिल्कुल सही है, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 5 में आएंगे। फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन ऑफ साइट सुपरविजन आरबीआई कॉल्स फॉर इंपॉर्टेंट रिटर्न्स कॉल्ड। बोलता है जहाँ पर्पस होता है ऑफ साइट सुपरविजन करने का, तो आरबीआई कॉल करता है कि इंपॉर्टेंट रिटर्न होता है इसके लिए। ऑफ साइट मतलब ये फॉरेन कंट्रीज वगैरह में होंगे आप, ठीक है। तो ये ऑप्शन है बेसिक स्टैटिक रिटर्न बीएसआर, बी ऑप्शन एक्सवाईसी रिटर्न, सी ऑप्शन आर रिटर्न, डी ऑप्शन है डीएसबी रिटर्न। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में हो जाएगा जब भी आप ऑफ साइट सुपरविजन में है, ठीक है, तो आरबीआई कॉल करता है इंपॉर्टेंट रिटर्न जिसका नाम होता है डीएसबी रिटर्न, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। अंडर सेक्शन 38A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, व्हेन हाई कोर्ट ऑर्डर्स लिक्विडेशन ऑफ बैंक, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी लिक्विडेटर। अब बोलते हैं अंडर सेक्शन 38A ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट है, जहाँ पे हाई कोर्ट जो होता है वो लिक्विडेट करने का ऑर्डर देता है बैंक को, तो यहाँ पे कौन सा
जो होगा वो लिक्विडेटर होगा। ए ऑप्शन आरबीआई, एसबीआई और एनी पब्लिक सेक्टर बैंक बनेगा लिक्विडेटर। बी ऑप्शन आरबीआई और कोर्ट अपॉइंटेड लिक्विडेटर ओनली, आरबीआई हो सकता है, कोर्ट अपॉइंट करेगा लिक्विडेटर, वही केवल बनेगा। सी ऑप्शन आरबीआई, एसबीआई और एनी पब्लिक सेक्टर बैंक, कोई पब्लिक सेक्टर बैंक बन सकता है। डी ऑप्शन बैंक कैन नॉट बी अपॉइंटेड लिक्विडेटर्स, बैंक को अपॉइंट ही नहीं कर सकते लिक्विडेटर के रूप में। तो अब यहाँ पे जो बोला गया सेक्शन 38 है, बैंक रेगुलेशन एक्ट है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया बैंक की लिक्विडेशन करने के। लिक्विडेशन मतलब बैंक को बेच के जो भी पैसा निकलेगा वो हम लिक्विडेटर को, लिक्विडेटर मतलब जो जिसका पैसा निकलता है उसको दे दिया जाएगा। लिक्विडेशन का मतलब होता है उसको पैसा निकालना, यानी बैंक को बेच रहे हैं वो, ठीक है, ऐसा समझिए, या बैंक को नीलाम कर रहे हैं, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आरबीआई को आप कर सकते हैं या एसबीआई कर सकता है। यानी आप पूछा लिक्विडेटर हम किसको बनाएंगे, ठीक है, लिक्विडेटर मतलब किसके अंडर में काम हो सकता है, ठीक है, ये मतलब है। तो यहाँ आप किसी भी को बना सकते हो, आप चाहे आरबीआई को भी बना सकते हो, एसबीआई को भी बना सकते हो, कोई पब्लिक सेक्टर बैंक को बना सकते हो, सब सही है इसमें, आरबीआई भी सही है, एसबीआई को भी बना सकते हो, किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक को बना सकते हैं आप। तो सही ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। एक्स, a customer of Popular Bank had deposited an amount of rupees 12,500 in his saving bank account, which was created by the bank in the account of Mr. Y. The relationship between the bank and Y is, बोलते एक्स एक कस्टमर है पॉपुलर बैंक का जिसने डिपॉजिट किया एक अमाउंट 12,000 रुपये का अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, जो कि क्रेडिट कर दिया गया बैंक को उसके अकाउंट में, जो कि मिस्टर वाई का था, ठीक है। तो वह एक्स का एक कस्टमर है पॉपुलर बैंक का जिसने जमा कर दिया पैसा 12,500 रुपये अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, जो कि क्रिएट कर दिया बैंक ने, जो अकाउंट था मिस्टर वाई का। अब यहाँ सवाल को समझिएगा, रिलेशनशिप बैंक और वाई का क्या हो गया। ए ऑप्शन है ट्रस्टी बेनिफिशियरी, बी ऑप्शन है डेप्टर क्रेडिटर, सी ऑप्शन है क्रेडिटर और डेप्टर, डी ऑप्शन है बेनिफिशियरी ट्रस्टी। अब बताइए तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्रेडिटर और डेप्टर का रिलेशनशिप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। एन ऑर्डर चेक ऑफ ₹55,000 इज इशूड बाय मिस्टर एक्स इन हिज अकाउंट फेवरिंग मिस्टर एम ए माइनर हु अप्रोचेज द बैंक कैश पेमेंट। बोलता है कि एक ऑर्डर है चेक का 55,000 रुपये का, जो कोई इशू किया गया है मिस्टर एक्स के द्वारा अपने अकाउंट में, या फेवर करता है, मतलब क्या कहना मतलब है, एक ऑर्डर चेक है 55,000 रुपये का जो कि इशू किया गया है अपने अकाउंट से, इशू किया है मिस्टर एक्स ने, जो कि फेवर करता है एम, एक छोटा बच्चा है, माइनर है, जो कि अप्रोच करता है बैंक में कैश पेमेंट के लिए। अब क्या होगा, ए ऑप्शन देखेंगे। ए ऑप्शन क्या बोलता है, चेक बिंग इन फेवर ऑफ माइनर कैन नॉट बी पेड, बोलता है चेक चूंकि माइनर के फेवर में है इसलिए हम उसको पे नहीं कर सकते। बी ऑप्शन है चेक सेल बी पेड लाइक अदर केसेस, चेक को हम पे करेंगे जैसे बाकी दूसरे केसेस में हम करते हैं। सी ऑप्शन है चेक विल बी पेड इफ माइनर इज अकॉम्प्लीड बाय हिज गार्जियन, चेक को तो ही पे करेंगे जब माइनर के साथ कोई गार्जियन भी आएंगे तो। डी ऑप्शन हो जाएगा चेक विल बी पेड इफ द गार्जियन प्रोवाइड्स गारंटी फॉर द पेमेंट, चेक तभी पे किया जाएगा जब गारंटर प्रोवाइड करेगा गारंटी पेमेंट का। तो इस केस में क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, बिल्कुल अगर मिस्टर एक्स ने अपने अकाउंट से चेक इशू किया जो 55,000 रुपये का है, भले छोटे बच्चों को फेवर कर रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मल प्रोसीजर होता है जैसे बाकी हम जैसे बड़े लोग के लिए होता है कि हम कैश काउंटर में जाएंगे पैसा आप निकाल सकते हो, तो चेक बिल्कुल पेड किया जाएगा जैसे बाकी दूसरे केसेस में करते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। एक्स इज इश्यूड ए चेक ऑफ ₹32,000 पेबल टू बी और ऑर्डर check is misplaced and found by C. C forges B's signature and endorses in favor of D, who presents the check for the payment from the bank but it is dishonored. बोलते हैं एक्स ने इशू किया था एक चेक 32,000 रुपये का जो कि पे करेगा बी को, ठीक है, पे और ऑर्डर पे था, ठीक है, चेक मिसप्लेस हो गया और बाद में सी को मिल गया। पहले एक्स ने इशू किया चेक किसके लिए 32,000 रुपये बी के लिए, चेक मिसप्लेस हो गया, बाद में पता चला सी को, सी ने फोर्ज कर दिया बी का सिग्नेचर और इसको इंडोर्स कर दिया डी के लिए, यानी सी ने नकली साइन मार के डी को फेवर कर दिया और प्रेजेंट कर दिया गया पेमेंट के लिए बैंक में, बट बाद में डिसऑनर हो गया। अब ए ऑप्शन क्या है, डी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एक्स बी एंड सी, डी यहाँ रिकवर कर सकता है पैसा, किससे रिकवर करोगे भाई पैसा, डी बिल्कुल पैसा रिकवर करेगा अमाउंट एक्स से भी करेगा, बी से भी करेगा, सी से भी करेगा, बी ऑप्शन है। फिर डी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एक्स एंड बी ओनली, फिर ऑप्शन है डी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम सी ओनली, डी ऑप्शन डी कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम सी ओनली। अब समझिए, अब यहाँ पे डी ने प्रेजेंट किया हुआ चेक, तो डी किससे रिकवर कर सकता है, डी पैसा यहाँ रिकवर कर सकता है केवल और केवल सी से, ठीक है, उसको कुछ लेना देना नहीं है डी को बी के साथ क्या है और एक्स के साथ क्या है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है डी
क्योंकि चेक डी ने प्रेजेंट किया ना, डी ने साइन मार के दिया बी का सिग्नेचर पर नकली, दिया किसने चेक, सी ने दिया है डी को, तो सी से ही रिकवर करोगे आप, तो सही अमाउंट होगी डी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम सी ओनली। सही ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, मिस्टर जेड gets demand draft issued from the bank in favor of his son S, who is to visit another town in connection with some business purchases. He requests the bank to substitute the word order by bearer in DD so that his son does not face any difficulty in new town. मिस्टर जेड को एक डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाया बैंक से जो कि उनके फेवर, उनके बच्चे के फेवर में करता है। एस यहाँ विजिट करते हैं टाउन में, दूसरे टाउन में, जो कि बिजनेस कनेक्शन के संबंध में वो कुछ परचेज करना चाहते हैं, वो कुछ सामान की खरीद की परचेज है, दूसरे टाउन में विजिट करते हैं। वो रिक्वेस्ट करते हैं बैंक को सब्सिट्यूट करते हैं वर्ड को ऑर्डर की जगह बेरर कर दे, क्या कर दे, ऑर्डर की जगह बेरर कर दे डिमांड ड्राफ्ट में, ताकि उनका जो सन को कोई दिक्कत ना आए, इस तरह की कहीं भी नए टाउन में जहाँ जाता हूँ डिफिकल्टी ना महसूस हो। ये ऑप्शन है, बोलता है कि बैंक कैन नॉट डू सो एज इट विल बी द वॉल्यूशन ऑफ सेक्शन 31 ऑफ एनआई एक्ट। बैंक ऐसा कर ही नहीं सकता है क्योंकि सेक्शन 31 ऑफ एनआई एक्ट का वॉल्यूशन माना जाता है। बी ऑप्शन है, बैंक कैन डू सो इफ जेड इज डिपेंडेबल कस्टमर। बैंक ऐसा कर सकता है अगर जेड एक डिपेंडेबल कस्टमर है तो। सी ऑप्शन, बैंक कैन नॉट डू सो बट इट कैन अटेस्ट द सिग्नेचर ऑफ एस ऑन ए सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर विच ही कैन यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। बैंक ऐसा कर तो नहीं सकता है, बैंक में अटेस्ट कर देगा सिग्नेचर एस का, ठीक है, जो उसका बच्चा है, जो कि एक सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर में, जहाँ पे उसका आइडेंटिफिकेशन पर्पस में काम आएगा। डी ऑप्शन है, बैंक विल नॉट लुक इन टू द इशू एज द प्रॉब्लम इज ऑफ जेड एंड नॉट ए बैंक। बैंक यार देखेगा ही नहीं इस मामले को क्योंकि प्रॉब्लम जेड का है ना कि बैंक का है। सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन नहीं हो जाएगा, बैंक ऐसा कर तो नहीं सकता है, चेंज नहीं कर सकता, ऑर्डर को बियर कर देगा, बट वो सिग्नेचर जो उनका बच्चा है एस, उसको अटेस्ट कर देगा सेपरेट पेपर में, तो आइडेंटिफिकेशन पर्पज में बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि बैंक ही अटेस्ट करके दे रहा है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म, दूसरा इंडिया वीडियो, दोनों को दोनों कोर्सेज कर सकते हैं। आपके अकाउंट में दोनों ही कोर्सेज दिखेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स सबसे बड़ा फायदा है कि आपको 10 मिनट का भी समय निकाल के पढ़ते तो आराम से पेपर को पास कर पाएंगे। वीडियो लेक्चर का लेंथ जो होता है मात्र 16 घंटे का लेंथ होता है, जिसको अगर आप चाहो तो आराम से एक दिन में भी पढ़ के आप पास कर सकते हैं, आराम से 55 से 60% नंबर आ जाता है। इंडिया वीडियो उनके लिए होता है जो 75% नंबर एनेबल लाना चाहते हैं। हर दिन आपको 1 घंटा का समय निकाल के पढ़ना चाहिए। 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है, ठीक है। दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर का कोर्सेज, एक केस स्टडी का वीडियो, 13,500 का क्वेश्चन बैंक, 30 मॉक टेस्ट, रिवीजन नोट्स। यहाँ वैलिडिटी जगह 6 महीने, यहाँ वैलिडिटी जगह लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स करते हैं 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, काउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, कॉम पे करेंगे दाम 2000 रुपये, दाम 3000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9685 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcstudymaterial.com, email ID हो जाएगा cdsena123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।